तो अब हम पहुंचते हैं सेक्शन बी। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक 12 प्रश्न प्रत्येक 2 अंक का होगा, जो शॉर्ट आंसर टाइप में। तो ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5। तो देखिए इसमें, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus 2x plus 3, then find a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus 2 and beta plus 2। बात आई समझ में कि भाई जो इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसके जीरो क्या है, एल्फा और बीटा है। अब मुझे ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिसके जीरोज क्या है, एल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो क्या लिखेंगे, एल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ फंक्शन या पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, देन एल्फा प्लस बीटा, अर्थात सम ऑफ जीरोज क्या होगा भाई, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, एक्स का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहां, माइनस 2। तो माइनस देखिए सूत्र में पहले से ही है, तो माइनस 2y ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसकी तुलना किससे कर देते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो तुलना करेंगे तो ए की जगह क्या है, 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कुछ है नहीं, के आगे कोई संख्या नहीं लिखी हुई, तो 1 मानेंगे। और बी बराबर क्या है, माइनस 2, और सी बराबर क्या है, 3। तो माइनस बी बाई ए, इसका मतलब माइनस 2 बाई 1, इट मीन्स एल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, प्लस 2। एल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ गिवन quadratic polynomial, it will be equal to c by a। it means constant c क्या है यहाँ, constant अपॉन a क्या है, coefficient of x स्क्वायर। तो देखिए c की वैल्यू क्या है, 3 by 1, it means 3। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया प्लस 2, और एल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 3। अब मुझे कैसा पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिसके जीरोज क्या है, एल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ठीक है भाई, तो देखिए जो हमें ज्ञात करना है, तो सम ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज। अब इस जो नया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोज क्या है, एल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। इट मीन एल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, इट मीन्स एल्फा प्लस बीटा प्लस 4। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकाल लिया है यहाँ, 2, और 2 प्लस 4, इसका मतलब 2 प्लस 4 बराबर 6। तो नया जो द्विघात बहुपद होगा उसका शून्यांकों का योग कितना होगा, 6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो नया है, उसके प्रोडक्ट क्या होगा भाई, एल्फा प्लस 2 पहला जीरो है, और दूसरा है बीटा प्लस 2। तो देखिए इसको ज्ञात कीजिए, गुणा कीजिए, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का बीटा से गुणा किया, फिर एल्फा का गुणा 2 से करेंगे और 2 का बीटा से, तो 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा, और 2 इंटू 2 प्लस 4। तो इसमें मान रख दीजिए भाई, एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, ये समीकरण 1 मान लेता हूं, चलिए यहां समीकरण 1 से मान रख देंगे। एल्फा बीटा का मान क्या है, 3 प्लस 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 2 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस 4 प्लस 4, 3 प्लस 4 प्लस 4, 8 3 11।
तो जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यही तो है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सूत्र होता है भाई, यही है ना भाई। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है 6, तो 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 11, दैट इज आंसर। ये क्या होगा, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं हम। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई ऐसी संख्या है जिसके दोनों संख्याओं का योग क्या है 9 है। इफ 27 इज एडेड टू इट, जो संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, उसमें अगर 27 जोड़ दी जाए, द डिजिट्स ऑफ नंबर गेट रिवर्स, तो जो संख्याएं वो बदल जाती हैं। जैसे 42 है तो वो 24 हो जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा, अर्थात इकाई के स्थान पर दाई का अंक और दाई के स्थान पर इकाई का अंक आ जाएगा। फाइंड द नंबर। तो अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं भाई, लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बी एक्स एंड डिजिट इन द टेंस प्लेस, दाई के अंक पर क्या है वाई, देन नंबर, तो संख्या जो प्रारंभिक है वो क्या होगी, नंबर विल बी इक्वल टू एक्स, इकाई का अंक में 1 का गुणा करेंगे और दाई के में 10 का, x प्लस 10y, यही होगी ना भाई। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इफ 27 इज एडेड, यदि इस संख्या में 27 जोड़ दिए जाएं तो संख्या रिवर्स हो जाएगी। तो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट्स क्या होगा, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा y और टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा x, तब क्या हो जाएगा भाई y प्लस 10x। अब it is given that the digit interchange their places if 27 is added to the number। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x प्लस 10y संख्या है, इसमें अगर 27 जोड़ दिए जाएं, ऐड कर दिए जाएं, तो ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या होती है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, और दैट इज इक्वल टू y प्लस 10x। तो देखिए इसको सरल कीजिए, x प्लस 10y पक्षांतरण कर लीजिए, माइनस y माइनस 10x इक्वल टू माइनस 27। तो देखिए सरल कीजिए, माइनस 9x प्लस 9y बराबर माइनस 27। इसमें से 9 कॉमन निकाल दें तो क्या होगा भाई, माइनस x प्लस y बराबर माइनस 3, समीकरण 1। और देखिए इसमें क्या दिया गया है, दी सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो सम अर्थात x और y का योग कितना दिया गया है 9, ये समीकरण 2। ठीक है, अब बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can solve and find the value of x and y। तो देखिए अगर हम दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6, भाई 9 में से माइनस 3 चले जाएंगे तो y विल बी इक्वल टू 3। इट मीन्स दाई का अंक अर्थात टेंस प्लेस पर जो अंक है वो आ गया 3। पुट y equal to 3 in equation number 1, then we will get minus x plus y के स्थान पर ध्यान रख रहे हैं 3 इक्वल टू माइनस 3। इट मीन्स माइनस x बराबर होगा माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6। इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 6। तब संख्या क्या होगी, देन दी नंबर, तो वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, संख्या क्या है हमारी x प्लस 10y, x प्लस 10y
तो x के स्थान पर क्या रख देंगे 6 प्लस 10 और y के स्थान पर 3। इट मीन्स 6 प्लस 30 बराबर 36। तो देखिए हमारी जो संख्या है वो कितनी प्राप्त हुई 36। आप नीचे लिखना क्योंकि स्पेस नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया था। अब देखिए इसको, देखिए दोनों डिजिट्स का योग सम कितना है 9 आ गया। इफ 27 इज एडेड टू दिस नंबर 36 प्लस 27 वी विल गेट 63। तो संख्या आ गई ना, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग डिजिट्स 36, तो 63 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टेट, यहां केवल स्टेट रहने दीजिए क्योंकि स्टेट वाली बात नहीं आएगी। प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन द बिलो फिगर। इफ LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB बराबर AN upon AD। तो देखिए यहां ट्राइंगल ABC में देखिए, इन ट्राइंगल ABC कौन सी भुजा है भाई LM। LM इज पैरेलल टू CB। LM इज पैरेलल टू CB। ये भुजा और ये भुजा क्या है पैरेलल हो रही हैं, और जब पैरेलल है तो आपको पता ही है, देन बाय दी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से शुरू करेंगे भाई। देखिए जैसे ये कोई त्रिभुज है A B और C, और इसमें कोई DE BC के समांतर है। तो देखिए A से शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, इस तरह से शुरू करते हैं ना भाई। तो देखिए मैं इसको चलिए हटा देता हूं। तो इसी तरह आप यहां लिखिए, तो कैसे लिख सकूंगा भाई मैं AM बटे MB बराबर AL बटे LC। अब देखिए यहां लेफ्ट हैंड साइड में यहां देखिए AM बटे AB है, AM बटे AB नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड्स, दोनों साइड का मैं विलोम अनुपात ले देता हूं, अर्थात अंश की चीज को हर में और हर की चीज को अंश में ले आता हूं। तो मैं कैसे लिख सकता हूं भाई इसको MB बटे AM बराबर LC अपॉन AL। अब मैं दोनों तरफ क्या जोड़ सकता हूं, एक जोड़ सकता हूं भाई। तो मैं कैसे लिख सकता हूं MB बटे AM प्लस 1 बराबर LC अपॉन AL प्लस 1। तो देखिए AM लघुत्तम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा MB प्लस AM, और यहां क्या आ जाएगा AL लघुत्तम LCM आ जाएगा, तो LC प्लस AL। अब देखिए भाई MB प्लस AM किसके बराबर है AB के। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं AB बटे AM बराबर LC प्लस AL, LC प्लस AL, और LC प्लस AL किसके बराबर आ जाएगा AC के, तो AC अपॉन AL। अब ये जो आया है इसका फिर मैं विलोमानुपात कर देता हूं। देखिए क्योंकि यहां क्या है AM ऊपर लाना है और AB को नीचे लाना है, तो अगेन इसका क्या कर देता हूं रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो यहां देखिए मैं चलो कलर चेंज कर देता हूं। हाँ तो देखिए मैं यहां, अरे ये कलर चेंज अब हो जाएगा। अब मैं इस
को ऐसे लिख के लाता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन, आप लिख लेना। तो क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब भाई ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए सी और डी। ए सी डी में क्या कह सकते हैं, कौन सी भुजा, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो देखिए एल एन इज पैरेलल टू सी डी। तो अगेन उसी को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं कि देखिए कैसे लिखेंगे, सीधे ए एल अपॉन ए सी, देखिए ए एल अपॉन ए सी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब वापस इसको रेसिप्रोकल करें और एक जोड़ें, कोई जरूरत नहीं आप डायरेक्ट लिखें दोबारा, बराबर। अब इधर देखें ए एन बटे, अब ए से लेके डायरेक्ट जहां ए डी, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। अब समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मैं क्या कह सकता हूं, देखिए यहां से ए एम बटे ए बी बराबर ए एल बटे ए सी। अब ए एल बटे ए सी यहां भी आ गया, बराबर ए एन बटे ए डी। इसका मतलब क्या आ गया कि ए एम बटे ए बी बराबर, इसको छोड़ दीजिए बीच में क्योंकि हमें ये दो ही सिद्ध करने, ए एन बटे ए डी, और ये बात हमें सिद्ध करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, यही बात सिद्ध करनी है ना, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, यही बात सिद्ध करनी है ना। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा भाई। अब मैं इसको मिटा देता हूं ये जो, ठीक है। अब चलते हैं भाई अगले सवाल पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -3 एंड पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 9, 7 इन द रेशो 3 and 2। तो देखिए मैं, चलिए एक चित्र बना देता हूं। यहां मैं मान लेता हूं ये कोई लाइन सेगमेंट है और यहां पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और -3, और यहां पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 9 और 7। अब मुझे कोई ऐसा इस लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट पी लेना है, तो मैं यहां ले लेता हूं पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स एंड वाई, और वो इस लाइन सेगमेंट को 3 and 2 रेशो में विभाजित करता है। तो देखिए ये 3 कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके और यहां तक, ठीक है भाई, और 2 कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक। ठीक है भाई। अब देखें तो क्या लिखेंगे भाई, लेट P एक्स वाई, P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई, बी डिजायर्ड पॉइंट, देन वी नो द फॉर्मूला कि जो P बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट x किसके बराबर होगा भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कैसे निकालते हैं दूसरा कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप कहेंगे कि चलिए मैं और
चेंज कर देता हूं, चेंज। देखिए x1 क्या है, ये पहला बिंदु होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 y1, और सेकंड जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2 और y2। इट मींस x1 के स्थान पर 4 है, y1 के स्थान पर -3 है, x2 के स्थान पर 9 है और y2 के स्थान पर 7 है। m1 रेशो क्या है, 3, तो m1 है भाई, ये m1 है और ये m2 है 2। अब बात आई समझ में। और x y क्या है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए x विल बी इक्वल टू m1 के स्थान पर क्या रखेंगे, 3, ठीक है, और x2 के स्थान पर क्या रखेंगे, 9, प्लस m2 के स्थान पर 2 और x1 के स्थान पर 4 अपॉन m1 प्लस m2 अर्थात 3 प्लस 2। इट मींस x विल बी इक्वल टू 27 प्लस 8 बाई 5, इट मींस 35 बाई 5 इक्वल टू 7। इसी तरह हम भाई कैलकुलेट कर लेंगे y का मान। तो देखिए m1 के स्थान पर 3 और y2 के स्थान पर क्या है, 7, प्लस m2 के स्थान पर 2 और y1 के स्थान पर -3 अपॉन 3 प्लस 2, तो 21 -6 अपॉन 5, then y will be equal to 21 minus 6 will be equal to 15 by 5 3। तो अब कोऑर्डिनेट्स आ गए, hence the coordinates of point P will be 7 and 3 and it is the answer। ठीक है भाई, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ध्यान रखना भाई, जो m1 x2 है इसमें जैसे m1 है दूर वाले से गुणा करते हैं, m1 x2 m2 x1 इस तरह से गुणा करते हैं, और सेम फॉर्मूला y के लिए होता है। तो m1 y2 और m2 y1 3 से गुणा करेंगे। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां सीधा सीधा है भाई, इसमें आपको मान पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान क्या है, कॉस 60 का मान क्या है, कॉस 45 का, साइन 90 का और कॉस 90 का। तो वी नो, लिख दीजिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, कॉस 60 ऑल्सो इक्वल टू 1/2। हम जानते हैं साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। ध्यान रखना, ये एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए 30 में कितना जोड़े, 60। तो साइन 30 विल बी इक्वल टू कॉस 60 और कॉस 30 विल बी इक्वल टू साइन 60। अगेन cos 45 degree will be equal to 1/√2, sin 90 will be equal to 1 and cos 90 degree will be equal to 0। ये वैल्यू हम जानते हैं। पुट दीज वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन। तो देखिए यहां देखिए 4, ठीक है। अब साइन 430 है, तो साइन 30 का मान 1/2, ठीक है भाई, प्लस कॉस 60 का मान क्या है, 1/2। तो देखिए 1/2 और कोस ब्रैकेट क्लोज, अगेन -3 ब्रैकेट शुरू, कॉस स्क्वायर 45 इट मींस 1/√2 होल स्क्वायर माइनस साइन 90 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 का मान होता है 0 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए भाई, 4 इंटू 1/2 की होल पावर 4 इट मींस 1/16, ठीक है, प्लस अगेन 1/16 -3
1/2, 1/√2 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 1/2 और -1 प्लस 5 इंटू 0। तो देखिए 1/16 एंड 1/16, 2/16, इट मीन्स 1/8। तो 4 इंटू 1/8 -3। अब देखिए हाफ में से आध एक जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 0। तो 1/2, 4 से ये 8 कट जाएगा, प्लस 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 LCM 1 + 3, तो 4/2, इट मीन्स 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो मैं यहां मान लेता हूं भाई, मैंने चित्र पहले ही बना के रख लिया है। तो देखिए QN बी द बिल्डिंग, तो मैंने QN तो क्या ले लिया, बिल्डिंग है। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, NL डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर हाइट का बॉय खड़ा हुआ है जिसकी आंख पॉइंट ए पर है, और यहां से अगर वो देखेगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखेगा तो एलिवेशन एंगल कितनी का बन रहा है 30 डिग्री का पॉइंट ए से। अब ये लड़का जो AL है वो बिल्डिंग की तरफ चलता है सम डिस्टेंस, मैं मान लेता हूं कितना, यहां पॉइंट M पर आ जाता है। तो AL इज द इनिशियल स्टेज या इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉय एंड BM इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द बॉय। अब देखिए मैंने लिख दिया है पूरा, लेट QN बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर एंड AL बी द बॉय ऑफ हाइट 1.5। QN तो बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर और AL इज द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर। लेट L बी द इनिशियल पोजीशन एंड M बी द न्यू पोजीशन या फाइनल पोजीशन। इट इज गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री नहीं है सर, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट A एंड B आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मुझे क्या दूरी निकालनी है, LM निकालनी है, LM निकालनी है कि वो L से लेके M तक मान लीजिए X डिस्टेंस चला, ये मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लें, QCA में। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल QCA हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे भाई, परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है वो tan कहलाता है। तो देखिए tan और थीटा विल बी इक्वल टू QC अपॉन AC। अब देखिए tan मान रख दीजिए, tan थीटा के स्थान पर 30 डिग्री बराबर QC। अब देखिए अब QC को मैं कैसे निकाल सकता हूं, ध्यान से देखिए, QC विल बी इक्वल टू QN माइनस NC, और QN कितने के बराबर है भाई 30, माइनस NC किसके बराबर होगी, AL के। भाई
ये ACN L इज ए रेक्टेंगुलर, सो जितना AL है उतनी BM होगी और उतनी CN होगी, तो 1.5 इट मीन्स 28.5 मीटर। तो देखिए QC के स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं, 28.5 अपॉन AC। अब tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन AC, और इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AC का मान ज्ञात कर सकता हूं, तो AC विल बी इक्वल टू 28.5√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन टेक द राइट एंगल ट्राइंगल QCB। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल QCB tan 60 बराबर, तो देखिए इसमें सूत्र लगाएंगे, tan 60 बराबर QC अपॉन CB। तो देखिए tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर QC अगेन कितना है 28.5 अपॉन CB। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √3 इंटू CB विल बी इक्वल टू 28.5, इट मीन्स CB विल बी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या ज्ञात करना था भाई, यहां क्या ज्ञात करना था, मुझे क्या ज्ञात करना था, फाइंड द डिस्टेंस द बॉय वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, कि लड़का था वो कितनी दूरी बिल्डिंग की तरफ चला जिससे उसका जो उन्नयन कोण है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 पहुंच गया। तो देखिए भाई, तो मुझे ज्ञात करना है LM, तो या कहूं मैं AB कैसे निकाल सकते हैं भाई उसके द्वारा लड़के के द्वारा चली गई दूरी क्या है LM, या मैं कहूं AB, और AB किसके बराबर होगा भाई, AC में से BC को घटा दें। भाई देखो AC से BC को मैं घटा दूंगा तो ये दूरी बच जाएगी यहां से लेके यहां तक, और यही दूरी क्या है LM या X के बराबर है। तो AC माइनस BC, और AC का मान समीकरण 1 से रख दीजिए भाई, AC का मान समीकरण 1 से क्या है 28.5√3 माइनस BC का मान इक्वेशन नंबर 2 से रखिए 28.5/√3। अब देखिए √3 अगर मैं लघुत्तम ले लेता हूं, LCM ले लूं, तो देखिए √3 LCM लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा इंटू 3 माइनस 28.5, तो देखिए वो क्या हो जाएगा 28.5 में कॉमन लूं तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, इट मीन्स 28.5 इंटू 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो देखिए ये क्या चल रहा है LM चल रहा है। अब मैं चलिए इसको यहां लिख देता हूं, तो LM या वॉकिंग डिस्टेंस कितनी हो गई भाई 28.5 इंटू 2 57/√3, तो 57/√3, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए भाई, तो 57 इंटू √3/3, √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 19 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हुई भाई डिस्टेंस द बॉय वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, और यही हमारी क्या है आंसर है भाई। ठीक है, इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो √3 के स्थान पर आप 1.732 रख के और 19 का उसमें गुणा कर देना भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन द बिलो फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A टेंजेंट AB एंड AC आर ड्रॉन टू सर्किल। तो देखिए इसमें कोई ये सर्किल है और
इसका सेंटर मैंने मान लिया O, इस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट A से AB और AC दो टेंजेंट्स खींची गई हैं, ठीक है। PQ इज टेंजेंट टू द सर्किल एट X। देखिए PQ ऑल्सो ए सर्किल एट पॉइंट X एंड इफ AC इज इक्वल टू 15, AC का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल APQ। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ किसके बराबर होगा? AP प्लस PX प्लस XQ प्लस AQ, यही होगा ना भाई। भाई किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? उसका परमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करें। सिंस वी नो, क्या जानते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। सिंस टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, सो मैं क्या कह सकता हूं इस हिसाब से कि देन ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि ए से दो टेंजेंट खींची गई हैं, ए बी एंड ए सी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। मैं सी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, पॉइंट ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह भाई मैं क्या लिख सकता हूं? पी से दो टेंजेंट खींची गई हैं, पी एक्स और पी वी, यही है ना। इसी तरह मैं क्या लिख सकता हूं कि पी एक्स विल बी इक्वल टू पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, और ये इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या कह सकता हूं? क्यू एक्स विल बी इक्वल टू क्यू सी फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्योंकि क्यू से दो टेंजेंट खींची गई हैं, क्यू एक्स एंड क्यू सी। अब देखिए पेरीमीटर, देखिए निकालना ये ना, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एपीक्यू। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल एपीक्यू क्या होगा भाई? एपीक्यू का एपी विल बी इक्वल टू एपी, देखिए एपी पीक्यू प्लस पीक्यू प्लस AQ, यही होगा ना भाई। तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, देखिए AP PQ और AQ, ठीक है। अब देखिए PQ को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़ सकता हूं? AP को एज इट इज लिखिए, अब PQ, अब देखिए PQ, यहां देखिए ध्यान से, PQ किसके बराबर है? PX प्लस QX। तो क्या लिख सकता हूं भाई? PQ के स्थान पर PX प्लस QX और प्लस AQ, ऐसे ही ना। अब देखिए AP प्लस, अब ध्यान से देखिए AP प्लस PX, AP के साथ मैंने PX को लिख दिया प्लस, और QX के साथ मैंने क्या लिख दिया? AQ को। अब एक बात देखिए, PX किसके बराबर है? PV के। इक्वेशन 2 से देखिए, अब AP प्लस PX, PX के स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं? PV प्लस QX के स्थान पर क्या लिख देता हूं मैं? QC। देखिए क्यों लिखना है? क्योंकि यहां आना है मुझे। QX के स्थान पर क्या लिख देता हूं? QC प्लस AQ। ये कहां से लिख दिया मैंने? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब देखिए AP प्लस PV, AP प्लस PV, देखिए भाई AP प्लस PV, यहां से देखिए AP
प्लस पीवी किसके बराबर होगा, एबी के। तो एबी प्लस, अब देखिए क्यूसी प्लस ए क्यू, क्यूसी प्लस ए क्यू, और ये किसके बराबर होगा, एसी के। अब अगेन एबी प्लस एसी, क्योंकि यहां लेंथ किसकी दी गई है, एसी की, तो एबी और एसी बराबर है। तो देखिए कहां से, इक्वेशन 1 से देखिए, एबी बराबर एसी, तो एबी के स्थान पर भी मैं क्या लिख सकता हूं, एसी प्लस एसी, इसका मतलब ट्वाइस एसी, और एसी का मान कितना दिया गया है, 15, तो 2 × 15 बराबर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि एसी का मान कितना दिया गया है भाई, 15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसको आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर ये कहां आ जाए आपके एमसीक्यू, ठीक है, क्वेश्चंस में आ जाए, तो सीधे सीधे कैसे निकालेंगे, जो टेंजेंट एसी या एबी दी गई है उसका डबल कर देंगे, ठीक है भाई। या पेरीमीटर दिया गया हो ट्राइंगल का, मान लीजिए 20, तो स्पर्शरेखा एबी या टेंजेंट एबी किसके बराबर होगी, 10 के, हाफ के बराबर होगी। इट मींस डबल ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 12, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड, आपको 3 चीज यहां दी गई। अब 2 नंबर में 3 चीज तो पूछेगा नहीं, वो 2 चीज पूछेगा, तो मैंने ये 3 लिख दिए आपकी सुविधा के लिए, कोई सी 2, एनी 2 वो आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, द लेंथ ऑफ द आर्क। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एंड थर्ड क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग। ठीक है भाई। अब इसके लिए सबसे पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं जिसका सेंटर O है। ठीक है भाई, और ये इसका सेंटर है भाई। अब यहां कोई आर्क लेता हूं मैं, चलिए मैं आर्क A से लेकर और B तक ले लेता हूं। ये मैंने आर्क ले लिया A B। अब ये सेंटर पर कितने डिग्री का कोण फॉर्म कर रहा है, ये सेंटर O है, इस पर 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब नंबर 1 मैं क्या ज्ञात कर सकता हूं, लेंथ। देखिए पहला क्या है, लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द आर्क। और आर्क को मैं क्या लिख देता हूं, चलिए एक पॉइंट और ले देता हूं, APB। और फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है भाई, पाई 2πr थीटा अपॉन 360। यही याद है ना भाई, 2πr थीटा अपॉन 360। तो देखिए 2 इंटू 22/7, R 21 गिवन, थीटा 60 डिग्री बाई 360, तो 6 टाइम, और ये 3 2 कैंसिल। इट मीन्स लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए दूसरी चीज ज्ञात करते हैं, क्या, नंबर 2, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस चाप द्वारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनाए गए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा पूरा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है यहां से, ये इसका क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, इसका
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो देखिए 22/7 आर स्क्वायर इट मीन्स 21 इंटू 21, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। तो देखिए 6 टाइम्स 3 2 11। तो ये क्या हो गया भाई 11 इंटू 21, इतने, ठीक है भाई, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, थर्ड चीज और पूछ रहा है भाई इसमें, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग चॉर्ट। हाँ भाई, एरिया ऑफ द सेगमेंट, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए अब मुझे थोड़ा सा ये साफ करना पड़ेगा। अरे ये पूरा ही बिगड़ गया भाई, तो ये दोबारा मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इसकी जीवा हो गई भाई, और ये सेंटर है, ये 21 इसकी रेडियस हुई, और ये 60। तो देखिए ये आर्क था ए बी, और ये सेगमेंट हुआ भाई ए पी बी। तो अब मुझे ये जो शेडेड एरिया जो मैं बना रहा हूं ये ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। तो देखिए 20/7 21 इंटू 21 और थीटा 60 अपॉन 360 माइनस 21 इंटू 21/2 साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ये तो आपने सॉल्व कर ही लिया, देखिए ये तो सॉल्व कर ही लिया था ना भाई। ये क्या था, ये सॉल्व करके 231 आ ही गया है, माइनस ये 441 अपॉन 4 इंटू 1.73, इतना कर लीजिए भाई। तो देखिए तो सॉल्व कर लें इसको, 231 माइनस और 441 इंटू 1.73 अगर हम करेंगे तो ये, और इसमें 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 190.95, और ये बराबर आ जाएगा 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, ए सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कॉनिकल अबव इट। If the diameter of the base is 105 meter and the slant height of the conical part is 53 meter, find the total canvas used in the making the tent। ठीक है भाई, तो इसका मतलब जो टेंट है नीचे तो बेलनाकार है और ऊपर शंकु के आकार का है। हमें इस टेंट में लगे टोटल कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तो देखिए मैं इसका चित्र बनाने का प्रयास करता हूं भाई। तो देखिए ये कुछ ऐसा टेंट है भाई, और ऊपर इस तरह का है ये, ठीक है। ये और तो देखिए इसका जो व्यास है यहां से लेके और यहां तक ये कितना है
105 मीटर। ये बेलनाकार है भाग है भाई, और बेलनाकार टेंट का जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, इस तरह से भाई। और जो शंक्वाकार भाग है ये, इसकी जो स्लेंट हाइट है, तिर्यक लंबाई, वो कितनी है 53 मीटर, ये इस तरह से। तो देखिए अब आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा, रेडियस ऑफ बोथ सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल इज इक्वल। इसकी अगर मैं R1 मान लूं और इसकी R2 मान लूं, तो R1 और R2 बराबर होंगी, और वो किसके बराबर होंगे भाई 105/2 के। ठीक है, तो चलिए मैं इस चित्र को हटा देता हूं, और मैंने चित्र बना के बता दिया। अब मैंने पहले से बनाकर इसको रखा था, उसको मैं यहां इसकी जगह लिख देता हूं भाई, और ऐड कर देता हूं फ्रॉम लाइब्रेरी। ये आपका चित्र है भाई, चलिए यहां आ गया। ठीक है, तो ये भाई देखिए टेंट इस अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो 105 मीटर है। ये सिलेंड्रिकल हो गया ये भाग तो, और ऊपर का क्या है कॉनिकल हो गया। अब देखिए इसकी अगर मैं रेडियस R1 मान लूं और इसकी R2 मान लूं, तो देखिए R1 इक्वल टू R2 विल बी इक्वल टू 105/2 मीटर। और क्या दिया गया है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल, वो h विल बी इक्वल टू 3 मीटर, एंड स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 53। स्लेंट हाइट को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल l से, तो l इज इक्वल टू 53 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल कैनवास used in making the tent. The total canvas used will be equal to कर्व सरफेस एरिया। देखिए जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का और शंकु का वक्र पृष्ठ, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो टोटल एरिया किसके बराबर होगा भाई, कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कॉन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr1h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πrl। तो इसको πr2l कर दूं, चूंकि R1 बराबर R2 है, इसलिए इसके स्थान पर मैं दोनों के स्थान पर क्या लिख सकता हूं R, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2πrh प्लस πrl। तो देखिए यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, πr कॉमन निकाल लीजिए भाई, तो 2h प्लस l। अब इसमें मान रख दीजिए भाई, तो देखिए पाई के स्थान पर 22/7, r के स्थान पर 105/2। देखिए r मैंने निकाल ली थी ना 105/2, डायमीटर दिया गया है 105 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 105/2 अर्थात 52.5। ब्रैकेट में हाइट का डबल, तो देखिए हाइट कितनी है 3 मीटर, तो 2 इंटू 3 प्लस स्लेंट हाइट है 53, इट मीन्स 22/7, 105/2, 6 प्लस 53, 59। तो देखिए ये 15 सत्ते 105 और ये 11, तो यहां कितना आ जाएगा भाई 15
इंटू 11 165 इंटू 59 और इनका अगर हम गुणा करें तो 9735 वर्ग मीटर आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ टोटल कैनवास यूज्ड और यही हमारा क्या है आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14। इसका मतलब माध्य दिया गया है 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें यहां पी जो अज्ञात बारंबारता है उसको ज्ञात करना है। हम जानते हैं भाई कि जैसे ही मीन मोड मीडियन हो आप वर्टिकल फॉर्म में जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहां बना लिया है समय बचाने के लिए जो एक्स आई एफ आई। तो देखिए 5 10 15 20 25 मैंने यहां लिख दिए और जो बारंबारताएं फ्रीक्वेंसीज हैं वो यहां लिख दिए 7 पी 8 4 एंड 5। तो माध्य या मीन ज्ञात कैसे करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए एफ आई एक्स आई अर्थात मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 5 इंटू 7 35, 10 इंटू पी 10 पी, 15 इंटू 8 120, 80, 125। तो देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई विल बी इक्वल टू, इसको जोड़िए भाई। तो देखिए 125 और 80 205, 325 और ये 360 प्लस 10 पी तो 360 प्लस 10 पी। और एफ आई को भी जोड़ लेते हैं भाई, 7 प्लस 8 15 24 तो 24 प्लस पी, ये क्या है सिग्मा एफ आई का मान है। तो देखिए जो माध्य होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जो मान दिया गया है मीन का वो कितना है 14, तो एक्स बार के स्थान पर 14 लिख दिया इक्वल टू 360 प्लस 10 पी अपॉन 24 प्लस पी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए भाई। तो देखिए 14 का तो गुणा होगा 24 प्लस पी के साथ और 360 प्लस 10 पी। तो देखिए 24 इंटू 4 96 और 24 और 9 हो जाएंगे 33 प्लस 14 पी इक्वल टू 360 प्लस 10 पी। तो इसको सॉल्व कर दे भाई, 14 पी माइनस 10 पी इक्वल टू 360 माइनस 336, 4 पी इक्वल टू 24 एंड पी इक्वल टू 24 बाई 4 इक्वल टू 6। तो जो फ्रीक्वेंसी थी पी उसका मान कितना आ गया 6। आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं भाई। अब देखिए ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल is double that of a red ball, find the number of blue balls in the bag। देखिए let there be x blue balls in the bag। मैंने मान ली भाई कि जो बैग है उसमें नीली रंग की जो गेंदें वो x हैं। तो अब देखिए 5 रेड बॉल्स पहले से ही थी तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 5 प्लस एक्स। टोटल नंबर्स ऑफ
balls in the bag will be equal to 5 plus x. Now, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, तो मैं यहां क्या मान लेता हूं, P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल. तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग्स आर x and total number of balls are 5 plus x. Then probability of drawing a blue ball will be equal to x upon 5 plus x. मतलब ब्लू बॉल कितनी है, x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है जो रेंडम रूप से हम निकाल सकते हैं, 5 plus x. तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट्स होंगी 5 plus x, और फेवरेबल कंडीशंस क्या है, x. तो देखिए, x अपॉन 5 plus x, इक्वेशन नंबर 1. अब मैं P2 क्या मान लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल. अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 5, तो 5 अपॉन 5 प्लस x, इक्वेशन नंबर 2. अब क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट P1 इज इक्वल टू 2P2. क्यों भाई, क्योंकि यहां दिया गया है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल. तो देखिए, P1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2. अब इसमें मान इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से रख दीजिए. तो P1 का मान क्या है, x अपॉन 5 प्लस x. तो देखिए, मैं हिंदी में यहां लिख जाता हूं भाई, इसको और लिखना भाई, 5 प्लस x विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस x. ठीक है, तो 5 प्लस x से 5 प्लस x कट जाएगा, और हाँ, इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए. तो देखिए, P1 का मान x अपॉन 5 प्लस x, और P2 का मान क्या है, 5 अपॉन 5 प्लस x, और 2 का गुणा और कर दीजिए. तो देखिए, 5 प्लस x से 5 प्लस x कैंसिल आउट, मनी मन में मान लेते हैं. इट मीन्स x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5, x इक्वल टू 10. तो x क्या थी भाई, हमारी ब्लू बॉल्स की थी संख्या थी. हेंस देयर आर 10 blue balls in the bag. और यही हमारा क्या है, आंसर है भाई. तो अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर, और आप जानते हैं सेक्शन सी में आपको प्रत्येक प्रश्न में विकल्प मिलेगा. और सेक्शन सी में कितने होंगे, प्रश्न संख्या 16 से लेकर आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, 17, 18, 19, 20 तक रहेंगे भाई प्रश्न. ठीक है, 19 तक रहेंगे, और प्रत्येक कितने का होगा, 3 अंक का होगा. और खुशी की बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको विकल्प भी दिया गया होगा. तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, अर्थात 16वां जो प्रश्न है सेक्शन सी का, वो आपकी स्टैटिक्स से आएगा. उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा. तो पहला देखिए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 इन टेबल गिवन बिलो. It is being given that the mean of the given frequency distribution is 50. यहां आपको दिया गया है कि जो माध्य है गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो 50 है, और आपको 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, F1 एंड F2, वे आपको ज्ञात करनी है. और इसका जो अथवा में प्रश्न है वो क्या है, फाइंड द मीडियन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. बिलो 10
देयर आर 15 स्टूडेंट्स, बिलो 20 45 स्टूडेंट्स, बिलो 30 90 स्टूडेंट, बिलो 40 102 स्टूडेंट्स एंड बिलो 50 120. इट मीन्स इट इज कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात ये संचयी बारंबारता दी गई है. चलिए जब हम सरल करेंगे तब इसको विस्तार से समझाएंगे. पहले प्रश्न को देखते हैं. आपको जैसे ही मीन दिखाई दे आप तुरंत ही इसको वर्टिकल रूप में जमाइए और सबसे पहले एक्स निकालिए. और एक्स क्या होता है? मीन वैल्यू होती है. जो आपका क्लास इंटरवल दिया गया होता है, वर्ग अंतराल दिया गया होता है, उसकी मीन वैल्यू निकालिए और उसमें क्या करते हैं हम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं. ठीक है. अब देखिए सुविधा के लिए मैंने इस डाटा को यहां लिख दिया है, जैसे 0 से 20, 20 से 40 और ये कहां तक है 80 से 100 तक. तो देखिए मैंने यहां लिख दिया है. और फ्रीक्वेंसी जो एफ है वो यहां दी गई है 17, F1 32, F2 और 19. यही है ना भाई. और टोटल नंबर यहां टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है भाई, तो मैं यहां लिख देता हूं सिग्मा एफ यहां कितना दिया गया है, सिग्मा एफ 120 दिया गया है. ठीक है. तो यहां से हम निकाल के देख लेंगे वो कितनी है. तो देखिए सबसे पहले हम मिड वैल्यूज निकालते हैं. और मिड वैल्यूज जैसा मैंने अभी आपको बताया, मिड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, प्रत्येक क्लास का मीन निकालेंगे, अर्थात लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देंगे. तो देखिए 0 + 20/2 इट मीन्स 10. अब देखिए 20 + 40 60, 60 का हाफ कितना होगा 30. अब हर बार निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 20. तो 20 आप ऐड करते चले जाइए. 10 10 30 50 70 90. वैसे भी देख लीजिए 80 और 100 के बीच में क्या आएगा 90 आएगा. और कैसे भी करके देख लीजिए 100 + 80 180/2 = 90. इसके पश्चात हम क्या निकालते हैं, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करेंगे. ui निकालिए. और ui किसके बराबर होता है, x - a अपॉन h. यही होता है ना. तो देखिए xi लिख देता हूं इसमें. अब a क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है. अज्यूम्ड मीन कोई बीच का मान लेते हैं. चलिए मैं इसको मान लेता हूं 50 को. तो ये a बराबर क्या हो जाएगा 50. अब इसका निकालना बहुत आसान है ना. जिसको आपने एज्यूम किया है, कल्पित माध्य जिसको माना है आपने, उसके आगे क्या लिख दीजिए 0. ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती लिख दीजिए. तो यहां -1 आएगा, यहां -2 आएगा, यहां 1 और यहां 2 आएगा. और फिर इस कॉलम में fi.ui अर्थात f, ये जो fi है, ठीक है, i तो वैसे ही लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी और u. ठीक है. इसका गुणा कर दीजिए. देखिए 17 × -2 -34 fi × -1 इसका मतलब -f1. ठीक है. 32 × 0 0 f2 × 1 इसका मतलब f2. और 19 × 2 38. अब आपको पता ही है क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा fi.ui इसका मतलब इस कॉलम का योग. तो देखिए माइनस में 34 है, प्लस में 38 है, तो 4 और -f1 + f2 -f1 + f2. घबराने की आवश्यकता नहीं है. और यहां देखिए बारंबारताओं का योग कितना है, सम ऑफ दी फ्रीक्वेंसीज कितना है 17 + 32 49 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 68. 68 + f1 + f2 बराबर 68 + f1 + f2. और टोटल नंबर ये दिया गया. तो देखिए सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं. गिवन सिग्मा fi बराबर कितना है 120. और यहां से इस कॉलम को जब मैंने जोड़ा, इस कॉलम को जोड़ा, तो ये कितना है भाई 19 +
32 51 प्लस 17 68। तो ये तो आ गया 68 प्लस F1 प्लस F2। भाई इसमें F1 और F2 को भी तो जोड़ेंगे और वो बराबर कितना है 120। इट मींस F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू 120 माइनस 68 दैट इज इक्वल टू 52। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपका आ गया कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 और F2 हैं इनका सम अर्थात जोड़ कितना आएगा 52 आएगा। अब देखिए, चलिए मैं कलर और चेंज कर देता हूं। हाँ भाई, अब देखिए फॉर्मूला लगाइए कि वो क्या होता है A प्लस सिग्मा एफ आई डॉट यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही होता है ना। अब देखिए मीन कितना दिया गया है 50 दिया गया है। तो देखिए एक्स बार के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं 50 बराबर ए अज्यूम्ड मीन, और अज्यूम्ड मीन भी कितना था आपका 50। तो देखिए यहां भी मैंने क्या लिख दिया 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई वो कितना है 4 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई कितना है 120 इंटू भाई 120 तो है इंटू एच, एच कितना है 20। अब तो देखिए 50 को यहां ले आएंगे तो देखिए 50 और इस 50 को इधर ले आइए माइनस 50 बराबर 4 माइनस F1 प्लस F1 है भाई ये प्लस F2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6। तो देखिए यहां सरल कर देता हूं इसको, इधर को बचेगी 0 बराबर 4 माइनस F1 प्लस F2 अपॉन 6। इसका मतलब 4 माइनस F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू 0। 6 इंटू 0 0 होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 F1 प्लस F2 कितना है हमारा भाई, F1 प्लस F2 है 52 और माइनस F1 प्लस F2 बराबर है -4। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 है भाई। अब अगर ऐड कर देंगे तो 2F2 इक्वल टू 48। इसमें इट मींस F2 इक्वल टू 48 बाई 2 बराबर 24। तो F2 कितना आ गया भाई 24। चलिए मैं कलर और चेंज कर देता हूं। अब 24 है आपका F2 और इन दोनों का योग कितना है भाई 52। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 तो देखिए F1 प्लस F2 कितना है 24 इक्वल टू 52। तो F1 बराबर हो जाएगा 52 माइनस 24 बराबर 28। तो आंसर क्या हो गया भाई, F1 बराबर 28 और F2 बराबर 24। और यही हमारा क्या है आंसर। थोड़ी जगह कम थी, आप दोबारा से इसको देख लेना, ठीक है भाई ढंग से। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली, उसके बाद UI निकाला, फिर FI और UI का गुणा कर दिया, सिग्मा FI UI निकाला जो कितना था भाई 4 माइनस F1 प्लस F2 और वहां सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दिया गया था 120। और मैंने जब जोड़ा वर्टिकली रूप में तो वो कितना आया था 68 प्लस F1 प्लस F2। इट मींस 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120। तो उससे F1 प्लस F2 की वैल्यू मुझे पता लग गई, दैट इज इक्वल टू 52। फिर मैंने सूत्र में उसको रखकर निकाल लिया F1 और F2 का मान। अब देखिए यहां मुझे इस गिवन डाटा से मीडियन को ज्ञात करना है। तो देखिए बिलो 10 इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ लड़के हैं जिनके 10 नंबर से कम अंक आए और ऐसे लड़कों की कुल संख्या कितनी है 15।
अब देखिए बिलो 20, इसका मतलब इस बिलो 20 में बिलो 10 भी इंक्लूड है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 45। इट मींस अगर मैं पूछूं कि 10 से 20 अंक कितने बच्चों के आए, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि 45 माइनस 15 इक्वल टू 30। तो देर आर 30 स्टूडेंट हु गॉट बिटवीन 10 एंड 20 मार्क्स। ठीक है, तो मैं इसकी जो सारणी है वो कैसे बनाऊंगा कि क्लास इंटरवल के रूप में कैसे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अथवा वाला सवाल कर रहा हूं, और वाला कंप्यूटिंग ऑफ मीडियन अर्थात माध्यिका की गणना कर रहे हैं। तो मैं क्लास इंटरवल बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा कि मार्क्स 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में और 40 से 50 के रूप में, क्योंकि 50 से कम टोटल कितने बच्चों के आए 120। तो मैंने ये बना लिया। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कुल स्टूडेंट्स की संख्या है भाई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ये क्या है CF है भाई, बारंबारताओं का योग ही तो है, तो मैंने इसको CF के रूप में लिख दिया है भाई। अब आपको निकालना है कि 0 से 10 के बीच में जिन छात्रों के अंक आए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स बिटवीन 0 एंड 10 कितने हैं भाई 15 है, बिल्कुल सही है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया था कि बिलो 20 वो कितने से 45। तो मैं यहां से कैसे निकाल सकता हूं, आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट marks between 10 and 20, that will be equal to 45 minus 15, 30. Similarly, अब मुझे ऐसे छात्रों की संख्या निकालनी है जिनके अंक 20 से 30 के मध्य में आए, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, तो ये आ जाएंगे भाई 45, क्योंकि 90 से मैं क्या घटा दूंगा 45 घटा दूंगा। और अब 102 माइनस 90 लिख दूंगा, तो ये कितने आ जाएंगे 12 और ये हो जाएंगे 18। अब आप इनको जोड़कर देख लीजिए, 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 12 102 और प्लस 18 120। इट मीन्स जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF है, इसका भाई बारंबारताओं का योग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो कितने के बराबर है 120 के बराबर भाई। तो अब मैं क्या निकालूंगा NY2, और NY2 किसके बराबर है भाई 120/2 दैट इज इक्वल टू 60। अब मुझे 60 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है, तो दी CF just greater than 60 is 90। भाई 60 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है 90 है, और 90 के संगत कौन सा क्लास इंटरवल है 20 to 30, एंड द corresponding class is 20 to 30। Hence मैं क्या कह सकता हूं, मीडियन क्लास इज 20 to 30। ये मीडियन क्लास हमारी आ गई भाई। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का, M इज इक्वल टू L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखिए L क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो देखिए मीडियन क्लास क्या है 20 to 30, ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 20 और अपर लिमिट क्या है 30। तो L का मान लिखेंगे हम, इसका मतलब लोअर लिमिट का मान लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा 20 प्लस NY2, और NY2 अभी निकाला था मैंने 60 माइनस CF, और CF क्या है
देखिए ठीक बड़ी संचयी बारंबारता तो 90 थी 60 से n/2 से, तो ठीक कम कितनी है 45, तो CF का मान हो जाएगा 45 अपॉन F। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास क्या है 20 to 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 45 इंटू H, और H क्या है हमारा 10 है भाई यहां। तो अब 20 प्लस 60 माइनस 45 15 बाई 45 इंटू 10 तो देखिए 20 प्लस 10 बाई 3, इट मीन्स 20 प्लस 3.34, और ये m अर्थात मीडियन हो जाएगा 23.34 लगभग। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर भाई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखिए, इफ द 10th term of an AP is 52 and the 17th term is 20 more than the 13th term, find AP। और इसका अथवा में सवाल क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन AP इज 81 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 400, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे हम भाई। मैं कोई AP मान लेता हूं जिसकी फर्स्ट टर्म लेट A बी द फर्स्ट टर्म, पहला पद A है एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब देखिए, अब इस सवाल को हम करेंगे। तो देखिए पढ़िए यहां से, इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, यहां तक पढ़िए। इट मींस द 10th टर्म ऑफ दिस AP इज 52। 10th टर्म क्या होगी? A प्लस 9D, बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 into D. So 10th term will be A plus 9D. 100th term will be A plus 99D. 20th term will be A plus 19D। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या है भाई? कि फॉर्मूला क्या है AN का? AN का सूत्र क्या है भाई? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो जो n है उससे एक कम D। तो 10th टर्म, तो A के स्थान पर 10 लिख देता हूं, तो A10 विल बी इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, इट मींस A प्लस 9D, और वो कितने के बराबर है भाई? 52 के। ये समीकरण 1। अब आगे पढ़िए, 70th टर्म 17वां जो पद है A17, वो किसके बराबर है? 20 मोर देन द 30th टर्म। इसका मतलब 20 प्लस A13 के। भाई जो 17वां पद है वो किसके बराबर है? 13वें पद से 20 ज्यादा है। 13वें पद से 20 ज्यादा है। तो देखिए अब इसको सरल कर दीजिए। A17 किसके बराबर होगा? A प्लस 16D बराबर 20 प्लस A13 अर्थात 13वां पद A प्लस 12D। अब इसको सरल कीजिए भाई। तो देखिए A से A कैंसिल हो गया ना। पक्षांतरण करने पर 16D विल बी इक्वल टू 16D माइनस 12D बराबर 20, क्योंकि A से तो A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4D विल बी इक्वल टू 20, तो D विल बी इक्वल टू 20/4।
तो मुझे यहां डी का मान पता लग गया, वो क्या है 5 है भाई। अब मुझे इसमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड द एपी। और एपी में कब ज्ञात कर सकता हूं, जब मुझे ए इनिशियल टर्म का भी पता लग जाए, फर्स्ट टर्म का भी पता लग जाए। तो देखिए इसको मैं समीकरण 1 में रख दूंगा भाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस 9 और डी के स्थान पर 5 बराबर 52, इट मीन्स ए बराबर 52 माइनस 9 जा 5 45, दैट इज 7। इट मीन्स एपी, अब एपी में निकाल सकता हूं। एपी क्या होगी भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही तो होगी, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ए कितना है हमारा 7, 7 में डी 5 जोड़ेंगे, फिर 7 में 5 इंटू 2, और फिर 7 में 3 इंटू 5, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। तो 7 12 17 22 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या हो जाएगी एपी। और इसी को प्रश्न में पूछ रहा है भाई, ये हमारा क्या है आंसर है, यही तो पूछ रहा है, फाइंड दी एपी। अब अथवा वाला प्रश्न देखते हैं, और चलिए कलर में चेंज कर देता हूं, अथवा वाला है तो कलर चेंज कर लेते हैं भाई। इसमें क्या है भाई, देखिए दी सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 81 एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज 400, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब मुझे ए और डी निकालना है। तो देखिए क्या दिया गया है, अब सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फर्स्ट 9 टर्म का योग कितना है 81 है, 81, और 20 टर्म का 400 है। तो देखिए S9 इज इक्वल टू क्या निकालेंगे भाई, 9/2 ट्वाइस ए प्लस एन, 9 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब 8d बराबर क्या है 81। ठीक है भाई। तो देखिए ये 2 मैं इसमें कॉमन निकाल सकता हूं, और 9 से ये 9 बार कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकालने पर a प्लस 4d विल बी इक्वल टू, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 9, और ये समीकरण 1। इसी तरह भाई क्या दिया गया है कि पहले 20 पदों का योग कितना है 400, इसका मतलब 20 पदों का योग निकालेंगे तो देखिए n/2 अर्थात 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी बराबर 400। तो देखिए ये 10 हो जाएंगे, 10 टू डी बराबर 400। तो देखिए ये 10 हो जाएंगे, 10 इंटू 2a प्लस 19d बराबर 400। तो देखिए ये कितनी बार कट जाएंगे, ये 0 कट जाएगी। तो यहां से क्या आ गया भाई, 2a प्लस 19d बराबर 40। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को मैं सॉल्व करूं तो उससे पहले समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लेते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 कॉमन नहीं निकालते तो अच्छा रहता भाई। ट्वाइस a प्लस 8d इक्वल टू 18, ये समीकरण 1। तो अब सरल कर देते भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या प्राप्त करते हैं भाई। तो देखिए
2a प्लस 8d बराबर 18 और दूसरा क्या है 2a प्लस 19d इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर सेकंड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए माइनस माइनस, तो इसका मतलब -11d विल बी इक्वल टू -22। -40 से 18 जाएंगे तो देखिए d बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 22/11 इक्वल टू 2। अब देखिए यहां लिख देता हूं d का मान समीकरण 1 में यहां रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। तो देखिए a प्लस 4d बराबर क्या है 9, तो d का मान रख देता हूं a प्लस 4 इंटू 2 बराबर 9, तो a बराबर 9 माइनस 8 बराबर 1। और यही इसमें पूछ रहा था भाई कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। हेंस फर्स्ट टर्म a is equal to 1 and common difference d is equal to 2. This is the answer.